कहानी की शुरुआत होती है कैरिबियन सागर के बीच तैरती एक योट से, जिस पर एक परिवार यानी टॉम और जूलिया अपने दो बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं। जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। तैरते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन जब आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वह सोचती है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद फिर से उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन इस बार भी कुछ नजर नहीं आता। पर अब वह घबरा जाती है और योट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसका पैर खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वहीं उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। थोड़ी देर बाद टॉम को महसूस होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह योट पर उसे ढूंढने लगता है और फिर अपनी पत्नी को पानी में देखता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह किसी खतरे में है। वह बच्चों को बुलाता है और योट को उस तरफ ले जाकर जल्दी से पानी में कूद जाता है। टॉम जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और योट की ओर ले आता है। बच्चे उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है। जूलिया बताती है शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं केसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। तभी नेटवर्क की वजह से कॉल फ्रीज हो जाती है। केसी यह बात परिवार को बताने आती है। टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक ग्रुप वहाँ से गुजर रहा है। टॉम कहता है कि व्हेल मछलियाँ हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी अचानक योट जोर से हिलने लगती है और बेन गिर जाता है। टॉम को लगता है कि कहीं योट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह ऊपर वापस आता है, लेकिन अब उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसके जख्म पर टाके लगाती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को योट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। वहीं कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ देर बाद योट भी पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली योट का इंतजार करना होगा। तभी अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम तुरंत याट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके में गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि योट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली योट के अंदर छुप जाती है, लेकिन कोई भी यह नोटिस नहीं करता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। योट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है, लेकिन इस बार उसे चोट लग जाती है। लहरें तेजी से योट से टकरा रही होती हैं और तभी लाइट चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज तीखी आवाज आती है और हवा भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है पर हवा का प्रेशर इतना तेज था कि खिड़कियां टूटने लगती है। टॉम एक फ्लेयर चलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शोक में उठती है कि तूफान से बच गए हैं, लेकिन योट तबाह हो गई थी। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और योट अब जमीन पर टिकी है। यह देखकर उन सब का दिमाग हिल जाता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि पोल रिवर्स हो गए हैं, यानी साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ दिखा रहा है। टॉम कहता है कि यह आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। केसी अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखकर रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है जिसका नाम नाउ होता है, जो एक सबमरीन का कैप्टन होता है और उसकी सबमरीन भी जमीन पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक कोई सर्वाइवर नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो आगे कहता है कि पोल फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वह फैमिली को चेतावनी देता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत खतरनाक होगा। वह कहता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें कोऑर्डिनेट्स देता है। तब टॉम कैलकुलेट कर बताता है कि सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें 2-3 दिन
दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून यानी भाले जैसा हथियार होता है और साथ में एक कुत्ता जो लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन पानी पीने के बाद वह आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है। यह देखकर जूलिया टॉम की तरफ भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी टॉम के पेट में हारपून घुसाकर उसे मार देता है और फिर जूलिया के पीछे भागता है। वह जूलिया पर हारपून फेंकता है जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह जूलिया योट के अंदर पहुंच जाती है और बच्चों को छुपने के लिए कहती है। वह दरवाजा लॉक कर देती है। केसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाकर कहती है कि जब जरूरत पड़े इसे फायर कर देना और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में घुस जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर अंदर घुस जाता है। वह पहले थोड़ा खाना उठाकर खाता है और फिर जूलिया को ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तब तक जूलिया एक छोटे से छेद से निकल जाती है। तब वह सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही जूलिया धीरे से निकलने लगती है उसका कुत्ता उसे देख लेता है। कुत्ता जब जूलिया पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। तभी कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बीच जूलिया योट के दूसरी तरफ से ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस जाती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह जूलिया को जोर से मुक्का मारता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे खींचकर जमीन पर पटक देता है और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है। वह सोफे पर पटककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। केसी बाहर निकलकर उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है जिससे वह जल उठता है और योट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत बाहर भाग जाते हैं, पर जूलिया वापस आती है। वह उसे लात मारकर गिराती है और मैप और बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बेन और केसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर रोते हुए टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वह आदमी फिर योट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में योट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। केसी कहती है कि शायद वह पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया था। यह सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। तब जूलिया केसी को डांटते हुए बेन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वह सबको आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि वह आदमी अभी भी उनके पीछे था। रास्ते में बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देख रहा होता है। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी फिर उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगता है कि उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन बेन अब धीरे धीरे चलने लगता है। तो जूलिया समझ जाती है कि उसे डिहाइड्रेशन होने लगा है। ऐसे में वह रुकने के लिए कहती है और जब पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। दरअसल बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। यह देखकर केसी को लगता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। तब केसी चिल्लाती हुई कहती है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। इसके बाद फैमिली फिर से आगे बढ़ती है। तब उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वे लोग थोड़ा स्नैक शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है जिसे देखकर वह उदास हो जाती है। तब केसी पूछती है मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया मुस्कुराकर सारी कहानी बताती है। रात में सोते समय जब केसी की आंख खुलती है तो वो प्लेन से बाहर जाती है। तभी वह आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है और चाकू से बार बार वार करके उसे मार देती है। केसी अपनी माँ को शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े पड़े होते हैं और उसके शरीर पर कई काटने के निशान भी थे, जिसे देखकर फैमिली को लगता है कि इस एरिया में और भी कोई खतरनाक जीव है। वे लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और केसी मैप देखने लगती है कि तभी बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान जगह पर पानी पीना खतरनाक हो सकता है। धूप तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है, लेकिन बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती है। तब जूलिया और केसी उनसे एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वे रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो वह आवाज और भी तेज उसकी तरफ आने लगती है। जूलिया पीछे मुड़कर भागती है और तुरंत बच्चों को उठाती है और अब तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है जहाँ 3 क्रू मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और उन्हें बाहर छोड़कर कंटेनर को लॉक कर लेते हैं। तभी केकड़े पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और जब खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर पर काट लेते हैं, पर बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं। तभी कंटेनर के एक छेद से केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन केकड़े इतनी भारी तादाद में थे कि उन पर हावी हो
जाते हैं और उन तीनों को मार डालते हैं। इसके बाद जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वह घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद वे बेन से मिलते हैं जो एक कंटेनर के पास था और अब वे तूफान खत्म होने तक यहीं पर रुकते हैं। तूफान थमने के बाद पास ही उन्हें दूसरे कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती है। वे पानी पीते हैं और डेड बॉडी चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है और कहता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेटिंग के हिसाब से समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। जूलिया फिर से कहती है कि उसे नहीं पता वे कहाँ पर है। तब नाव उन्हें आसमान में देखने के लिए कहता है और एक फ्लेयर शूट करता है। फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार उन्हें सबमरीन पास ही दिखाई दे जाती है, लेकिन बीच में एक बड़ा चट्टानी रास्ता होता है। जैसे ही वे उस रास्ते से गुजरते हैं दीवारें हिलने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हटकर लेट जाती है, लेकिन अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई थी। जूलिया उसके बिना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कैसी मना करती है। वह उसकी माँ को ऊपर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। उनमें लंबी बहस होती है और तब जूलिया वादा करती है कि वह बाद में उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूरन कैसी और बेन को आगे बढ़ना पड़ता है। जब बच्चे सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नाव खून से लथपथ है। नाव कहता है कि सब खत्म हो गया, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब तुम सबमरीन ले सकते हो। यह सुनकर कैसी सोचती है कि इसमें 3 लोगों की जगह है। कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। यहाँ जूलिया केकड़ों को आता देख उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वह मार देती है, लेकिन झुंड इतना बड़ा होता है कि गोलियां भी खत्म हो जाती है। तभी दीवार के ऊपर वह केसी को देखती है। केसी हाथ आगे बढ़ाती है और जूलिया केसी की मदद से ऊपर पहुंच जाती है। दोनों सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर करने लगता है ताकि जूलिया और केसी ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया बेन के हाथ से गन लेती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक कि बच्चे अंदर न चले जाएं। जब बच्चे अंदर चले जाते हैं तो जूलिया की गन में गोलियां खत्म हो जाती है और तब वह गन केकड़ों पर फेंक देती है और खुद भी अंदर चली जाती है। वह सबमरीन के हेज को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। वे तीनों तुरंत सीटों पर बैठकर बेल्ट लगा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को उनकी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और फिर से वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वह हेज को अनलॉक करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक शहर में गिरा दिया है जो लगभग तबाह हो गया है, लेकिन अब यहाँ जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।